Hello everyone, how are you all? All good? We are doing time of supply chapter and we have already seen section 12, that is time of supply of goods. Now we are going to see time of supply of services, जो कि है section 13. शुरू करते हैं. Section 13, इसमें भी कई सारे सबसेक्शन हैं. सबसेक्शन 1, फिर सबसेक्शन 2, उसके बाद देखिए सबसेक्शन 3, देन सबसेक्शन 4, 5, 6. कुछ सबसेक्शन के अंदर आपको क्लॉजेस भी दिखाई देंगे. राइट, हमने इन सब को डिफरेंशिएट कर दिया, एकदम अलग अलग कर दिया है ब्लॉक्स बना बना के, ताकि आपको पढ़ने में कोई डिफिकल्टी ना हो. सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 आपको याद है, इसमें क्या कहा गया था? कुछ नहीं कहा गया था. बिल्कुल वैसा ही सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 है, इसमें कुछ नहीं कहता है. कहता है नीचे प्रोविजंस देखिए, उसमें आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बताया गया है. तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 है, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमिन्ड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. इस सेक्शन के प्रोविजन में आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बताया गया है. बड़ी सुंदर बात. अब 13(2) से कहानी रियल शुरू होती है. The time of supply of services shall be earliest of the following dates. Time of supply of service क्या होगी? Earlier of the following dates. A कहता है when the date of issue of invoice by the supplier, if the invoice has been issued within the period prescribed under section 31(2). अगर इनवॉइस समय पे रेज हुआ था एज पर सेक्शन 13(2) में बताया गया कि इनवॉइस कब तक रेज हो जानी चाहिए, सर्विस की इनवॉइस कब तक रेज हो जानी चाहिए, गुड्स की इनवॉइस कब तक रेज हो जानी चाहिए, वो 31(1) में था. क्या था वहां पे, याद आ रहा है? गुड्स की इनवॉइस कब तक रेज हो जानी चाहिए? बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स. सर्विस की इनवॉइस कब तक रेज हो जानी चाहिए? वो 31(2) में दिया हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको. अगर आपने इनवॉइस समय पे रेज किया है तो कहता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. वहां पे सबसेक्शन 2, जो 12 में सबसेक्शन 2 था ना, उसके ए में इनवॉइस की डेट दी हुई थी और बी में पेमेंट की डेट दी हुई थी. अलग अलग क्लॉजेस थे, ए में इनवॉइस की डेट, बी में पेमेंट की डेट. यहां ऐसा नहीं है, ए में ही दोनों बात बता दिया उसने. सेक्शन 13(2)(a) में दोनों बात बता दिया, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होगा. लेकिन हां, प्रोवाइडेड इनवॉइस की डेट हम तभी लेंगे जब इनवॉइस समय पे रेज हुई है. अब इनवॉइस की डेट क्या होती है, वो 31(2) में दिया गया है. आइए पहले उसको देख लेते हैं. आइए, ये सेक्शन जैसे ही खत्म हो रहा है सेक्शन 13, उसके बाद आपको ये हेडिंग दिखाई देगी 31(2). सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस. कब? बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस. सर्विस देने से पहले इनवॉइस देनी होती है, या फिर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. अगर आप सर्विस के बाद दे रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन विद इन स्पेसिफाइड टाइम. और ये स्पेसिफाइड टाइम कितना है? 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर देना पड़ेगा. कुछ लोगों को ये 30 दिन की वजह समय ज्यादा दिया गया है, उनके लिए 45 दिन है. और वो कौन कौन है? फॉर इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, और भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उनके लिए भी है. इन सब के लिए जो टाइम है दैट इज 45 डेज. ये लोग 45 दिन तक इनवॉइस दे सकते हैं सर्विस के. तो लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या हो गई? हम कहते हैं 30 दिन हो गई, सर्विस देने से 30 दिन. ठीक है. आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 डेज. अब ये प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ सर्विस. सर्विस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस. मान लीजिए मैंने सर्विस स्टार्ट की, सर्विस स्टार्ट्स ऑन, मैंने आपको सर्विस देना शुरू की 1/8/2020 को, और मैंने सर्विस कंप्लीट की 30/9/20. ठीक है. तो व्हाट इज द लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस? प्रोविजन ऑफ सर्विस से 30 दिन.
प्रोविजन ऑफ सर्विस किसको मानी जाएगा, इसको। अब इसमें 30 दिन और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 30 अक्टूबर 2020। ये हो गई लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस। दिस इज लास्ट डेट टू इश्यू इनवॉइस। ये है आखिरी दिन, इस दिन तक इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। तो अब लॉ में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने समय पे इनवॉइस रेज की तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर इनवॉइस समय पे रेज नहीं की तो कहता है अब आप यहां आ जाइए। इनवॉइस समय पे रेज नहीं की तो क्या माना जाएगा, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 31(2), द डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लॉ क्या कहता है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ए क्लॉज में कहता है कि अगर इनवॉइस समय पे रेज हुई है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो कहता है बी, अगर इनवॉइस समय पे रेज नहीं हुई है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल कराता हूं, बताइए टाइम ऑफ सप्लाई। आप टाइम ऑफ सप्लाई आपको बताना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, पांच 12-20, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ सर्विस 6-12-20, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 15-12-20, डेट ऑफ पेमेंट 10-12-20। आपको निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। पहले तो मैं आपको 30 सेकंड सोचने के दूंगा, पहले आप सोचिए। सोचिए, भरपूर सोचिए इस पे। सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या इनवॉइस समय पे रेज हुई, क्योंकि अगर इनवॉइस समय पे रेज हुई तो हम लगाएंगे सेक्शन 13(2)A, और अगर इनवॉइस समय पे रेज नहीं हुई तो लगेगा सेक्शन 13(2)B। ठीक है ना। अब पहले डिसाइड करना पड़ेगा हम 13(2)A लगाएंगे या 13(2)B लगाएंगे। इनवॉइस समय पे रेज हुई, इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 दिनों के अंदर अंदर। कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो रही है 15-12, यहां से 30 दिनों के अंदर अंदर। अरे इनवॉइस तो बहुत पहले ही रेज हो गई थी, तो यहां पे लगेगा सेक्शन 13(2)A। आया ना समझ में क्या लगेगा, सेक्शन 13(2)A। अब 13(2)A के हिसाब से क्या लॉ है, इनवॉइस और पेमेंट दोनों में से जो अर्लियर है, इनवॉइस की डेट ये ले ली जाएगी 5-12-20, अब पेमेंट की डेट ले ली जाएगी 10-12-20, दोनों में से अर्लियर क्या है, तो TOS इज इक्वल टू 5-12-20। आया मजा, बोलो। आपको कैसे इसमें मजे की क्या बात है, दिमाग पे इतना जोर पड़ रहा है और आप कह रहे हैं मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं।
चलिए बाकी डेट सेम है। अब आंसर कीजिए। अगेन 30 सेकेंड सोचने के लिए आपके। चलिए देखिए, क्या सर्विस कंप्लीशन से 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस रेज हो गई? 15 अक्टूबर से 30 दिनों के अंदर अंदर नहीं, 5/12 को रेज हो रही है, 30 दिनों के बाद रेज हो रही है, 30 दिन के अंदर अंदर रेज नहीं हुई। तो अगर 30 दिन के अंदर अंदर रेज नहीं हुई तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए यूज करना होगा सेक्शन 13(2)(b) और ये कहता है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन का मतलब होता है कंप्लीशन। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है? 15/10/20 और पेमेंट की डेट क्या है? 10/12/20। दोनों में से जो अर्लियर है टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 15/10/20। देखिए गुड्स के केस में और सर्विस के केस में एकदम अलग अलग लॉ है। गुड्स में होता है कि अगर इनवॉइस समय पे रेज नहीं हुआ तो जिस दिन इनवॉइस आखिरी दिन था रेज करने का वो दिन इनवॉइस की डेट ले लेते हैं। यहां ऐसा नहीं होता है, जो आखिरी दिन था वो ले लेते हैं। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि 15/10 में 30 दिन जोड़ के बताओ कि आखिरी दिन कौन सा हुआ। ये नहीं, आखिरी दिन नहीं लेना है। फिर अगर समय पे रेज नहीं हुआ तो सीधे प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट ले लेते हैं। रेज हुआ समय पे तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट, नहीं हुआ तो प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ पेमेंट। ठीक है, सी देखिए, द डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए और बी डू नॉट अप्लाई। मतलब देखिए क्लॉज ए में क्या कह रहा था इनवॉइस समय पे रेज हुई तो ये होगा। दूसरा कह रहा है समय पे इनवॉइस रेज नहीं हुई तो ये होगा। अब कह रहा है अगर ए और बी दोनों में आप निकाल नहीं पा रहे हो तो क्या करेंगे हम ऐसे में? कहता है जिस दिन रेसिपिएंट ये अपनी बुक्स में दिखा देगा कि हमने सर्विस रिसीव कर ली है तो उसी दिन लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी जीएसटी की, वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है यहां पे, ये वो केस है जहां पे कोई इनवॉइस हुई नहीं है और कोई पेमेंट हुई नहीं है। नो इनवॉइस नो पेमेंट। तो क्या अगर इनवॉइस नहीं हुई है, पेमेंट नहीं हुई है, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी नहीं होगी? खड़ी होगी। कहता है जिस दिन रेसिपिएंट ने दिखा दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि मैंने सर्विस रिसीव कर लिया उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्योंकि अगर इनवॉइस नहीं हुई है, पेमेंट नहीं हुई ना, तो आप ए बी में निकाल नहीं पाएंगे टीओएस, क्योंकि ए बी में इनवॉइस और पेमेंट के बेसिस पे ही टीओएस निकल रहा था, टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, जिस तरीके से गुड्स के केस में क्या था कि 1000 रुपए तक का अगर आपको एडवांस आता है तो इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर करने की जरूरत नहीं है, आप इनवॉइस पे ही क्या कर लीजिएगा, जीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल यहां पे भी वही चीज है कि अगर 1000 रुपए तक का सरप्लस पेमेंट आया है, एडवांस आया है, तो इनवॉइस कंसिडर हो जाएगी, पेमेंट कंसिडर नहीं होगा। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी, क्लॉज ए एंड बी में इनवॉइस और पेमेंट की बात कही गई है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में बताता है द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज द केस में बी द पेमेंट।
ये क्या मतलब हुआ कि अगर एक इनवॉइस के रिस्पेक्ट में दो पेमेंट आ रही है तो 2 बार टाइम ऑफ सप्लाई बनता था गुड्स में भी, बिल्कुल वही चीज यहां पे भी होगा। हम इनवॉइस को कह रहा है कि हर पेमेंट से लिंक कर करके देखेंगे, हर इनवॉइस को उतना ही मानेंगे जितना पेमेंट से कवर हो रहा है। भले इनवॉइस 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी की है, पेमेंट अगर पहला 60,000 आया तो इनवॉइस को भी 60,000 मानते हुए टीओएस निकालेंगे, फिर बैलेंस पेमेंट जब आएगी तो इनवॉइस को भी बैलेंस अमाउंट का मानते हुए टीओएस निकालेंगे। उतने अमाउंट से इनवॉइस को कवर करेंगे जितने अमाउंट की पेमेंट है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट, पेमेंट की डेट कौन सी मानी जाएगी? सेम बात कर रहा है जो वहां पे कह रहा था सेक्शन 12 में कि पेमेंट की डेट वो मानी जाएगी जिस दिन मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी पेमेंट की, या फिर मेरे खाते में पैसा आ गया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, 3 सबसेक्शन 3 देखिए, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज क्या होगा? In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be earlier of the following dates. Reverse charge में क्या होगा? The date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier. रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रेसिपेंट को जीएसटी पे करनी होती है, तो कह रहा है जिस दिन आपने पेमेंट की एंट्री मारी या आपके खाते से पैसा कट गया। अब ये रेसिपेंट के भी आप पे सोचना है, ये चीज रेसिपेंट के भी आप पे सोचना है। जिस दिन खाते में एंट्री मारी या फिर जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारी या खाते से पैसा कट गया, और फिर द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट। यानी यहां पे बोलता है इनवॉइस प्लस 61 days। आपको याद है गुड्स के केस में क्या था? गुड्स के केस में था रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट और इनवॉइस प्लस 31 days। यहां पे रिसिप्ट ऑफ सर्विस नहीं बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है पेमेंट और इनवॉइस प्लस 61 days। याद रखिएगा, वहां पे 3 चीजें थी रिवर्स चार्ज में गुड्स में। यहां पे रिवर्स चार्ज में सिर्फ 2 ही चीजें, पेमेंट और इनवॉइस प्लस 31 days। वहां पे था रिसिप्ट ऑफ गुड्स, पेमेंट और इनवॉइस प्लस 31 days था। Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A of B, the time of supply shall be the date of entry in the books of accounts of the recipient of supply। कह रहा है मान लीजिए इनवॉइस और पेमेंट हुई ही नहीं है, अब रिवर्स चार्ज में सप्लाई हुई, इनवॉइस और पेमेंट हुई नहीं, तब तो कहता है जिस दिन रेसिपेंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी कि मैंने सर्विस ली है, उसी दिन लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। Provided further that in the case of supply by associated enterprises where the supplier of service is located outside India and the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment, whichever is earlier। ये क्या है? यहां पे बात कर रहा है एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस की। एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस किसे कहते हैं? अगर ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की ग्रेटर इज इक्वल टू 20% शेयर होल्ड कर ले तो ये दोनों आपस में एसोसिएटेड कहलाती हैं। मतलब ए बी की एसोसिएटेड है, बी ए की एसोसिएटेड है, दोनों आपस में एसोसिएटेड कहलाएंगी अगर एक दूसरे का 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है। ठीक है, अब यहां क्या बात कही गई है फिर से सुनेंगे हम लोग। सप्लाई बाई एसोसिएटेड इंटरप्राइज, सप्लाई कौन कर रहा है? एसोसिएटेड इंटरप्राइज। वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सप्लायर इंडिया के बाहर है, ए और बी एसोसिएटेड है, ये मान लेते हैं ए सप्लायर है और ये है रेसिपेंट। ठीक है, ये इंडिया के बाहर है सप्लायर, आउटसाइड इंडिया। अच्छा, रेसिपेंट कहां होगा रेसिपेंट? इंडिया में कि इंडिया के बाहर?
तो हम कहते हैं अगर इंडिया के बाहर का रेसिपेंट है, सप्लायर भी इंडिया के बाहर का है, तो हमारी गवर्नमेंट बीच में कहां टांग लड़ा रही है अपना? माल देने वाला इंडिया के बाहर का, लेने वाला भी इंडिया के बाहर का है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में टांग लड़ा सकती है क्या अपना? नहीं। यानी कोई ना कोई तो इंडिया में होगा ही। सप्लायर को पहले ही बोल दिया आउटसाइड इंडिया, यानी रेसिपेंट कहां है? इन इंडिया। ये हिंदुस्तान में है। अब जल्दी से बताइए कौन सा केस हो गया? सप्लायर और सर्विस आउटसाइड इंडिया है, रेसिपेंट इन इंडिया है, तो ये क्या कौन सा केस हो गया? दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये केस है इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, जिसमें रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर है? लायबल टू पे जीएसटी ये है। अब जब रेसिपेंट लायबल टू पे जीएसटी है तो आपको भी समझ में आ रहा है कानून बनेगा जिसमें सारी बात इसके हिसाब से कही जाएगी, सारी बात अब इसी के हिसाब से कही जाएगी। तो देखिए कानून इसी के हिसाब से बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट ऑफ सप्लाई। रेसिपेंट ने जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की कि मैंने गुड्स सर्विस रिसीव कर ली, या फिर द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो कह रहा है अर्लियर ऑफ, नंबर 1, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट दैट सर्विस इज रिसीव्ड, या फिर दूसरा डेट ऑफ पेमेंट। आया समझ में? जिस दिन ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा कि मैंने सर्विस ले ली, सर्विस लेने की एंट्री समझते हो ना भाई? सर्विस जो लिया है वो इसके लिए खर्चा है, खर्चा बुक करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, पेबल दिखाएगा कि विदेशी पार्टी को पेमेंट करना है एसोसिएटेड इंटरप्राइज को, फलाना एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू फलाना एसोसिएटेड इंटरप्राइज करेगा। ये जिस दिन एंट्री करेगा, ये वाली एंट्री, फलाना एक्सपेंडिचर डेबिट टू फलाना एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस, ये वाली एंट्री जिस दिन करेगा या फिर जिस दिन पेमेंट देगा विच एवर इज अर्लियर, इस दिन जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आ जाएगी इसके ऊपर। टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा। नौ चौथा है उसके बाद, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय ए सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी। अगर वाउचर सप्लाई हो रहा है सर्विस का, सर्विस का वाउचर कैसे होता है? जैसे मुझे एक वाउचर मिला है जिससे मैं हेयर कट करा सकता हूं। अब ये गुड्स का वाउचर नहीं है, सर्विस का वाउचर है, ठीक है। वाउचर मिला है जिससे मैं और क्या करा सकता हूं? फेशियल करा सकता हूं, ठीक है। दूसरी और कोई भी सर्विसेज मैं ले सकता हूं, सर्विस के रिस्पेक्ट में वाउचर है। तो वाउचर अगेन दो प्रकार के यहां पे भी होते हैं, एक आइडेंटिफिएबल, सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, दूसरा सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल। अगर मुझे एक ऐसा वाउचर मिला है जिससे मैं कौन सी सर्विस लूंगा उसका जीएसटी रेट पहले से पता है, तो वो होगा वाउचर आइडेंटिफिएबल। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा वाउचर मिला है जिससे मैं कौन सी सर्विस फ्यूचर में लूंगा उसका जीएसटी रेट नहीं पता है आज, तो वो आइडेंटिफिएबल वाउचर नहीं है, सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल। और लॉ भी बिल्कुल यही कहता है कि अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन वाउचर इश्यू हो रहा है उसी दिन जीएसटी लेगी सरकार, और अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो जिस दिन वाउचर रिडीम होगा ना उस दिन जीएसटी देगी सरकार, ठीक है। Fifth, where it is not possible to determine the time of supply under the provision of subsection 2 or subsection 3 or subsection 4, the time of supply shall। अगर 2, 3, 4 में आप टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हैं 2, 3, 4 में? मालूम है, चोरी कर रहे हैं जीएसटी की ना, चोरी कर रहे हैं जीएसटी की, इसीलिए ना 2 सबसेक्शन 2 में, 3 में, 4 में कहीं भी डिटरमिन ही नहीं हो पा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है ना बिल बनाते हैं ना पेमेंट ले रहे हैं पक्के में, ठीक है, सब छिपा रहे हैं सारी चीजें। तो गवर्नमेंट कह रही है जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई है, और तुम रिटर्न भी नहीं फाइल करते हो चोर कहीं के, तो जिस दिन तुमने टैक्स की पेमेंट की थी उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई है। सबसेक्शन 6 पे आ जाइए। द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी वगैरह। ये भी आप गुड्स में पढ़ चुके, एकदम सेम बात कह रहा है कि अगर किसी सर्विस के रिस्पेक्ट में मैं लेट फी, पेनाल्टी, इंटरेस्ट ये सब कुछ लूंगा तो जिस दिन ये रिसीव होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर मैंने सर्विस दी तो सर्विस के लिए होगा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर,
लेकिन अगर मैंने लेट फी पेनाल्टी वगैरह ली तो जिस दिन लेट फी पेनाल्टी की पेमेंट आई वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। राइट, अब ये देख लीजिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन 31(5). बताइए कोई एग्जांपल लीजिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का, जो सर्विस हम कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं, कोई एग्जांपल लेंगे इसका? इंटरनेट सर्विस। एक बात बताइए, इंटरनेट में क्या होता है, हम एक बार सर्विस लेते हैं फिर तुरंत इंटरनेट कनेक्शन कटवा देते हैं, फिर लेते हैं अगले महीने, फिर नहीं, एक बार ले लिया चलता रहेगा। लेकिन पैसा पीरियोडिकली देंगे या जैसे आज हमने इंटरनेट कनेक्शन करा लिया, अब 10 साल तक हम इंटरनेट चालू रखे हैं तो उसके बाद अब कटवा रहे हैं तो अब पैसा देंगे? सर्विस पूरी होगी तब दोगे? नहीं, हर महीने महीने देते रहेंगे हम, पैसा हर महीने देते रहेंगे और सर्विस चलती रहती है, सेम सर्विस चलती रहती है, हम पैसा देते जाते हैं। ये होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में एक डेट डिसाइड हो जाती है कि भैया हर महीने की इतनी तारीख को पैसा दे देना, सर्विस चालू रहेगी। ठीक है, बताइए हम पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं फोन का, तो उसमें भी क्या होता है, महीने महीने बिल जमा करते जाते हैं और सर्विस चलती रहती है। यही है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में बिल कब रेज करना होगा, क्या इसकी भी कोई डेट निर्धारित होती है कि जब मर्जी तब रेज कर देना है? एक डेट निर्धारित है कि इतने समय के अंदर अंदर करना पड़ेगा। देखिए क्या है, फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड व्हेन पेमेंट डेट इज असर्टेनेबल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फॉर पेमेंट। कहता है कॉन्ट्रैक्ट में अगर पेमेंट की डेट लिखी है कि हर महीने की 8 तारीख को पेमेंट होगा, तो कहता है 8 तारीख के पहले बिल बना देना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हो कि पेमेंट कब होगा, होता है कि नहीं? अगर इंटरनेट हम सर्विस लिए हैं तो क्या एक डेट डिसाइड हुई है कि हर महीने की इतनी तारीख को पेमेंट करना है? हाँ, मान लीजिए डिसाइड हुआ इंटरनेट वाले से कि हर महीने की 15 तारीख को राज अग्रवाल जी पेमेंट कर दीजिएगा, तो उसकी जिम्मेदारी है 15 तारीख के पहले वो क्या देगा हमको? इनवॉइस। अगर वो 15 तारीख को पेमेंट चाहता है तो 15 तारीख के पहले इनवॉइस देगा वो। दूसरा, व्हेन पेमेंट डेट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट की डेट डिसाइडेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कहता है कोई बात नहीं, जब जब पैसा लोगे पहले इनवॉइस रेज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑन और बिफोर द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। ध्यान से सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हर महीने की 15 तारीख को पेमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है हर महीने की 15 तारीख पेमेंट की डेट है, लेकिन पेमेंट मैंने 18 तारीख को किया, तो इनवॉइस उसको 15 के पहले दे देना था या 18 के पहले दे देना था? क्या सिखा रहा हूं मैं? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हर महीने की 15 तारीख को पेमेंट देंगे, कौन? मैं, लेकिन मैंने तो दिया 18 तारीख को, तो मैं जानना चाहता हूं कानूनन उसकी जिम्मेदारी बिल देने की कब तक है? 15 के पहले दे देना है ये सिखाया जा रहा है आपको कि 18 के पहले दे देना है? क्या सीखे हो? तो आपको यह सिखाया गया है कि अगर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि डेट क्या है पेमेंट की, तो जो डेट लिखी है उसके पहले, बिफोर द ड्यू डेट फॉर पेमेंट, तो आपको 15 तारीख के पहले बिल देना है। और अगर ये डेट नहीं लिखी थी तो कह रहा है जब भी पेमेंट होगा उसके पहले। अगर डेट नहीं लिखी थी, तो डेट लिखी थी ड्यू डेट, तो उस डेट के पहले बिल होना चाहिए। हम एक्चुअल में पेमेंट कब कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मुझे पेमेंट देनी है हर महीने की 15 तारीख, मैं 15 तारीख को दूं चाहे न दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको 15 तारीख के पहले इनवॉइस देनी है, ये मतलब है इसका। हम पैसा नहीं दे रहे, हम तो दे ही नहीं रहे, जाओ ना, हम तो इंटरनेट लगवा लिए, यूज भी कर लिए, हम नहीं देंगे पैसा, हम तो पैसा दे ही नहीं रहे। सामने वाले को बिल देना है कि नहीं? आप देना है, जो डेट डिसाइड हुई है ना उसके पहले पहले उसको बिल देना है। और अगर डेट डिसाइड ही नहीं हुई है तो जब भी हम पैसा देंगे उसके पहले वो बिल देगा। तीसरी बात, when the payment is linked to completion of an event, then on or before the due date of completion of the event, ये सब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में होता है, मैं आपको बताऊं, उसमें इवेंट डिसाइडेड होता है कि इस इवेंट पे इतना पैसा देना है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बिल्डिंग बनवा रहा हूं, ठीक है, तो मान लीजिए बिल्डिंग का टोटल पेमेंट मुझे 50 लाख रुपए करना है। मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूं और मुझे टोटल पेमेंट 50 लाख रुपए करना है, तो डिसाइड कैसे होता है? उसमें होता है कि जब ग्राउंड बेस लेवल तैयार हो जाएगा ना, तो मुझे 10 लाख दे देने हैं। फिर डिसाइड हुआ कि अगर पहले फ्लोर की चारों दीवार खड़ी हो जाएगी ना, फर्स्ट फ्लोर की चारों साइड की दीवार खड़ी हो जाएगी,
तो अब मुझे उसको 5 लाख रुपए और दे देने हैं। फिर उसके बाद एक स्लैब और डल जाएगी तो मुझे 5 लाख रुपए और दे देने हैं। इस तरीके से पूरा डिसाइड हुआ था कि कब कब कितनी कितनी पेमेंट करनी है। तो कहता है अगर पेमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये काम कर पहुंच जाने तक इतनी पेमेंट करनी है, तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ये काम कंप्लीट करने के पहले पहले इनवॉइस कर देगा। जैसे ये डिसाइड हुआ है ना कि बेस लेवल तैयार होते ही कितना देना है मुझे, 10 लाख, तो वो बेस लेवल तैयार करने के पहले पहले, जैसे अब कल बेस लेवल तैयार होने वाला है तो आज ही वो इनवॉइस दे देगा मुझे 10 लाख की। जो भी लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर ने लिखा हुआ है ना कि इस काम तक इतना पैसा, तो उस काम के पूरा होने तक बिल भी रेज हो जानी चाहिए ताकि पेमेंट रिलीज की जा सके। तो व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, अगर काम से रिलेटेड पेमेंट डाला हुआ है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, तो उस काम के होने से पहले इनवॉइस होनी चाहिए। और अगर पेमेंट की डेट लिखी है कि हर महीने की 15 तारीख को पैसा होगा, तो 15 तारीख के पहले बिल दे। कुछ लिखा ही नहीं है पेमेंट की डेट, तो भैया जब पैसा हम देंगे तब वो बिल देगा हमको, मतलब मेरे पैसा देने के पहले पहले बिल देगा, फिर पैसा लेगा मुझसे। और अगर काम निर्धारित कर दिया गया कि इस काम पे इतना पैसा होगा, तो उस काम के खत्म करने से पहले वो इनवॉइस भी रेज कर दे। क्लियर है? आई होप अगर क्लियर है तो अब चाहिए इलस्ट्रेशन करते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 7, चलिए देखिए इलस्ट्रेशन अब। सीरियल नंबर देन पर्टिकुलर इनवॉइस डेट, इनवॉइस की डेट दी हुई है। इनवॉइस ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या होता है इनवॉइस की? इनवॉइस की ड्यू डेट का मतलब हुआ आखिरी दिन जो इनवॉइस रेज करने की। और आखिरी दिन इनवॉइस रेज करने की क्या होती है? जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट की वहां से 30 दिन, तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस प्लस 30 डेज। एक्चुअली कंप्लीशन ऑफ सर्विस वाली डेट नहीं है ये इनवॉइस की ड्यू डेट है, यानी कंप्लीशन ऑफ सर्विस में ऑलरेडी 30 दिन जोड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कंप्लीशन ऑफ सर्विस में 30 दिन जोड़ के बता रहा है। फिर पेमेंट एंट्री इन सप्लायर्स, पेमेंट की एंट्री किस दिन हुई है, खाते में किस दिन आया, तो इन दोनों की मदद से आपको पता चलता है पेमेंट की डेट, ठीक है। और यहां पे आपको ये देखना होता है क्या इनवॉइस समय पे रेज हुआ, तो फिर तो इनवॉइस प्लस पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस समय पे रेज नहीं हुआ, ड्यू डेट के पहले पहले रेज नहीं हुआ, इनवॉइस की ड्यू डेट के पहले पहले ये इनवॉइस रेज नहीं हुई, तो फिर कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो फिर ड्यू डेट नहीं होगा, तो फिर कंप्लीशन ऑफ सर्विस प्लस पेमेंट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये इनवॉइस की ड्यू डेट थी, उसके पहले रेज हो गया, तो चलो अच्छा हुआ, भगवान करे ऐसे ही हमेशा हो। पेमेंट इस दिन एंट्री मारे, इस दिन खाते में आ गया, तो एंट्री जिस दिन मारे, दोनों में से जल्दी 10 अक्टूबर। अच्छा अब देखो इनवॉइस की ड्यू डेट थी 20 अक्टूबर, बना रहे हो 30 अक्टूबर, समय पे इनवॉइस नहीं बनाए, तो अब समय पे इनवॉइस नहीं बनाए तो अब कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट लेंगे। कंप्लीशन ऑफ सर्विस का दिन क्या होगा, ये ड्यू डेट है, तो ये कंप्लीशन ऑफ से 30 दिन बढ़ाने के बाद है ये, तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस की डेट इससे 30 दिन पहले की होगी। तो 20 अक्टूबर में से 30 दिन माइनस कर दो, यहां से माइनस करना होगा 30 डेज। क्या आएगा, 20 अक्टूबर से 30 दिन माइनस करोगे 20 सितंबर आ जाएगा, 20 सितंबर 20। ये हो गया कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और पेमेंट, पेमेंट की डेट कौन सी ली जाएगी, जिस दिन आपने खाते में, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की या फिर पेमेंट आया, तो भाई एंट्री पहले की है आपने, ये डेट ली जाएगी, ये डेट और ये डेट व्हिचएवर इज अर्लियर 20 सितंबर। समझ में आया ना? आपको कंप्लीशन ऑफ सर्विस की डेट थोड़ी ना दी थी, आपको तो सीधे ड्यू डेट दी थी, तो कंप्लीशन में 30 दिन जोड़ने के बाद है, और आपको कंप्लीशन में 30 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आई, अब उससे वो लास्ट डेट हो गई इनवॉइस की। तो इनवॉइस उससे पहले हुई है तब तो इनवॉइस की डेट ले लिए, लेकिन जब इनवॉइस उसके बाद हुई है तो फिर आपको ड्यू डेट थोड़ी ना इनवॉइस की लेनी है, फिर तो आपको कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेना है ना, तो 30 दिन माइनस करके कंप्लीशन पे पहुंच गए। आइए इलस्ट्रेशन 8, इनवॉइस की डेट, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ सर्विस, भद्दा मजाक, कमेंसमेंट ऑफ सर्विस का चार्ट डालोगे क्या, कंप्लीशन ऑफ सर्विस से मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ सर्विस।
कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस होनी चाहिए, ये हमेशा देखा जाता है। और फिर पेमेंट की डेट, चलिए आइए देखिए, कंप्लीशन ऑफ सर्विस 16 नवंबर का है, क्या 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेज हुई? 26 दिसंबर नहीं, 26 दिसंबर गलत हो गया, देखो 26 दिसंबर ज्यादा हो गया, 30 दिन के बाद हुआ है। तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेंगे और पेमेंट, अब इन दोनों में जो जल्दी है, इन दोनों में क्या जल्दी है? 16 नवंबर। सर्विस कंप्लीट हुई 30 दिसंबर को, तो यहां से 30 दिन के अंदर अंदर बिल बनाना होता है। बिल तो बहुत पहले ही बना के बैठे हो, तो चलिए ये बिल की डेट हो गई। अब ये बिल की डेट है, ये पेमेंट की डेट है, दोनों में से जल्दी, दोनों एक ही डेट है तो इसलिए 30 अक्टूबर। ये बिल की डेट है, ये पेमेंट की डेट है, दोनों में से जल्दी, ये बिल की डेट ही पहले की है 30 अक्टूबर। तो देखिए यहां पे बिल एक हुआ था, पेमेंट दो दो आई थी, लेकिन फिर भी टीओएस एक है। रीजन बीइंग पेमेंट बाद में हुआ है, दोनों पेमेंट बाद में हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, अब देखिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस की डेट, डेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड एंट्री ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इन बुक्स। एंट्री ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ बुक्स, ये कब आता है? ये बात किस दिन हमने एंट्री की है, जिसमें कोई इनवॉइस और कोई पेमेंट ना हो, इनवॉइस भी नहीं हुई, पेमेंट भी नहीं हुई, तो हम कहते हैं जिस दिन आपने एंट्री कर ली ना अपने बुक्स में कि मैंने सर्विस रिसीव कर ली है, तो उसी दिन क्या होगा? उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो इसकी जरूरत आनी पड़ेगी क्योंकि यह इनवॉइस और पेमेंट सब हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10 तारीख को इनवॉइस होनी चाहिए थी, 2 तारीख को ही हो गई है, अच्छा है। पेमेंट कब आ रही है? 15 तारीख को, दोनों में से अर्ली 2 नवंबर, इसकी जरूरत नहीं है यहां इस कॉलम की। 17 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10 दिसंबर 17 को ही है, तो 10 दिसंबर रखो। पेमेंट 15 दिसंबर, दोनों में से जल्दी 10 दिसंबर। फिर देखो इनवॉइस 10 जनवरी को होना भी था, तो ठीक है, सही है, यानी पेमेंट 6 जनवरी, तो 6 जनवरी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10 नवंबर, लेकिन हुआ है 12 नवंबर, तो 10 नवंबर ही लेंगे डेट इनवॉइस की। पेमेंट 25 नवंबर, दोनों में से जो जल्दी 10 नवंबर। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 24 अप्रैल हुआ भी है, 24 अप्रैल, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 24 अप्रैल हुआ भी है, 24 अप्रैल, तो ठीक है 24 अप्रैल ले लीजिए। पेमेंट की डेट 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल लिया जाएगा, दोनों में से अर्लियर। रिवर्स चार्ज, अच्छा रिवर्स चार्ज में याद है क्या होता है? पेमेंट या फिर इनवॉइस प्लस 61 डेज, पेमेंट या फिर इनवॉइस प्लस 61 डेज। तो डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, इसमें 61 डेज जोड़ना होता है। और क्या हमको काम में आएगा? ये काम का है। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इसकी जरूरत नहीं पड़ती यहां रिवर्स चार्ज में। डेट ऑफ पेमेंट, हाँ पेमेंट लिया जाता है। एंट्री ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस, इसकी भी ये एसोसिएटेड इंटरप्राइज के केस में ये सब होता है, इसकी होती है एसोसिएटेड इंटरप्राइज में। ठीक है, रिवर्स चार्ज में जो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस होती है, इंपोर्ट और सर्विस में रेसिपेंट देता है ना टैक्स, तो उस वाले रिवर्स चार्ज में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहां पे इनवॉइस प्लस 61 नहीं होता, वहां पे जिस दिन रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज की एंट्री मारे या फिर पेमेंट हमने की, तो ये एसोसिएटेड में इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। एसोसिएटेड में विल बी यूजिंग दिस टू, अदरवाइज विल बी यूजिंग दीज टू। ठीक है, देखिए तो इनवॉइस की डेट दी हुई है 31 अक्टूबर और पेमेंट की डेट दी हुई है 20 नवंबर। तो इनवॉइस प्लस 61 डेज, 31 अक्टूबर में 61 दिन जोड़ोगे कितना आएगा?
30 दिन जोड़ेंगे तो 30 नवंबर हो जाएगा, दिसंबर में 31 दिन होता है तो 31 दिसंबर आ जाएगा। सही बोल रहे हैं? 31/12/20। तो ये डेट या फिर पेमेंट की डेट, तो भी इसमें तो पेमेंट की डेट ही पहले आ रही है, 20 नवंबर ले लो। इनवॉइस है 31 अक्टूबर की, तो ये भी 61 दिन जोड़ दो इसमें, तो 31/12/20 हो जाएगा। और पेमेंट है 5 नवंबर की, तो 5 नवंबर रख लो। फिर 31 अक्टूबर, फिर यही 31/12/20 हम देंगे यहाँ इनवॉइस की डेट। पेमेंट 10 जनवरी है 21 की, तो 31/12 रख लो, 31/12/20। 31/12/20, फिर ये 31/12/20 हो जाएगा, ये भी इनवॉइस प्लस 61 डेज। पेमेंट 5 अप्रैल 21 की है भाई साहब, तो फिर 31/12। इसमें क्या है? अच्छा, ओके ओके ओके, दिस इज एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस। एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस इससे मतलब ही नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है। जिस दिन बुक्स में मैंने एंट्री की सर्विस लेने की या फिर पेमेंट विच लिया, तो 31 मार्च हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां पे डैश है, इसका मतलब नो इनवॉइस। यहां पे भी डैश है, मतलब नो पेमेंट। इनवॉइस नहीं, पेमेंट नहीं, तो फिर जिस दिन सर्विस रिसीव करने की एंट्री होती है ना, उसी दिन टीओएस हो जाता है, तो ये वाली डेट ले लेंगे। नो इनवॉइस नो पेमेंट वाला केस हो गया, फ्रॉड वाला केस, चोरी वाला केस। राइट, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, इशू ऑफ वाउचर। वाउचर के केस में क्या होता है, अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू, और सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। कहता है वाउचर इशूड टू अ रेसिपेंट आफ्टर सप्लाई ऑफ ए सर्विस फॉर द सेम सर्विस। एक सर्विस आपने ली और आपको वाउचर दे दिया गया सेम सर्विस दोबारा यूज करने के लिए। जैसे हम एक सैलून में बाल कटवाए तो उसने एक वाउचर दे दिया कि अगला बाल आप इस वाउचर से कटवा लेना। तो एक बात बताइए, सर्विस आइडेंटिफिएबल है कि नहीं है? हाँ, तो क्लियर है कि भाई बाल ही कटवाना है उस वाउचर से, सेम सर्विस के लिए है। ठीक है, तो जिस दिन इशू हुआ है वाउचर वो डेट हो जाएगा। डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर जो है ये पकड़ लो, यही हो गया टीयूएस। फिर दूसरा कह रहा है वाउचर इशूड टू अ रेसिपेंट ऑफ मशीनरी अलोंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर अवेलिंग रिपेयर सर्विस। मशीन जब खरीदे ना तो रिपेयर सर्विस का वाउचर मिल गया। अब रिपेयर पे जीएसटी कितना है ये तो बात क्लियर है ना भाई साहब, सर्विस आइडेंटिफिएबल है कि रिपेयर ही कराना है, तो डेट ऑफ इशू लेंगे, ये है डेट ऑफ इशू। ठीक है, वाउचर इशूड टू ए रेसिपेंट आफ्टर सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर एनी अदर सर्विस और गुड्स अक्रॉस इंडिया। कह रहा है वाउचर इशू किया गया है एक सर्विस देने के बाद, जिससे आप कोई भी गुड्स और सर्विस ले सकते हो, ये भगवान कुछ भी ले सकते हैं, तो रिडम्पशन के समय होगा। कौन सा कॉलम है? रिडम्पशन वाला। रिडम्पशन तीसरे कॉलम में जो डेट है वो रिडम्पशन वाली है, और तीसरे कॉलम की डेट को पकड़ो, तीसरे कॉलम की डेट को पकड़ो भाई, ये रही रिडम्पशन की डेट, ये रहा। तब वाउचर ऑफ 1500 फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस, एक पर्टिकुलर सर्विस ही ले सकते हो ऐसा वाउचर है जिस दिन वाउचर इशू हुआ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 13। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आपने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 और सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये दोनों कंप्लीट कर लिया। विल स्टॉप हियर।